Good morning, class. My name is Pankaj Kanpuri. Today we are going to start class 8th Geography, chapter number first, resources. Okay, so now we'll read first definition. What is resources? Anything that satisfy human needs is called a resources. तो ऐसी चीज़ जो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना, वो क्या होता है? रिसोर्स होता है. गिफ्ट ऑफ नेचर such as air, soil, water, forest and minerals as well as human creations such as building, roads and so on are resources because they satisfy various needs. तो जो नेचर ने हमें गिफ्ट दिया, जैसे एयर है, सॉइल है, वाटर है, फॉरेस्ट है और मिनरल्स है, ठीक है ना, उसके अलावा जो ह्यूमन क्रिएशन है, मतलब ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स ने बनाई है, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, है ना, तो ये क्या है? सांस लेते हैं तो एयर भी क्या एक तरह से रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है. द वाटर वी ड्रिंक, जो हम पानी पीते हैं वो भी नेचुरल रिसोर्स है ना. हाँ, हम जब एयर को ब्रीथ करते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलता है. पानी को हम अलग अलग कामों में यूज़ करते हैं ना, उसके अलग अलग यूज़ हैं, ठीक है. डोमेस्टिक यूज़ में, फैक्ट्रियों में यूज़ होता है पानी. पानी से हमारी प्यास बुझती है ना. वी वॉश अवर क्लोथ्स, ठीक है. खाना बनाते हैं उससे भी, कुक फूड विद द वाटर, है ना. द फूड दैट वी ईट, है ना, तो फूड भी एक तरह से क्या है? नेचुरल रिसोर्स है. द मिनरल्स दैट वी यूज़, मिनरल्स मतलब जैसे भी मेटेलिक हो या नॉन मेटेलिक हो, जितने भी मिनरल्स हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं, जो अर्थ से हम डिग आउट करते हैं, ठीक है ना, तो वो हम अलग अलग कामों में यूज़ करते हैं, तो वो भी हमारे नीड्स को एक तरह से सेटिस्फाई करता है ना. आवर मीन्स ऑफ ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन आर ऑल एग्जाम्पल्स रिसोर्सेज, ठीक है. तो हम ट्रैवल करते हैं मतलब व्हीकल, तो व्हीकल भी एक तरह से क्या है? वो हमें कहीं ना कहीं वो अर्थ से ही मिला है. व्हीकल मतलब जो भी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो वो हम ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं. उसके बाद कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन भी हम क्या करते हैं? हमारे सेटिस्फाई को, जो ह्यूमन नीड्स हैं, है ना, उसको सेटिस्फाई करता है कम्युनिकेशन. तो मोबाइल फ़ोन नहीं होंगे तो बात कैसे करोगे? इसके पहले कैसा कल्चर था? लैंडलाइन वाला, मतलब पहले वायर वगैरह होती थी जिससे वो टेलीफोन्स कनेक्ट होते थे. अब क्या है? मोबाइल फ़ोन है, मतलब अब आप मोबाइल को कहीं पे भी लेके वर्ल्ड में जा सकते हो, जो आपकी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर देता है, ठीक है. तो ये रिसोर्स की डेफिनेशन हो गई. अब वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज. द नेचुरल रिसोर्सेज आर हाईली बेनिफिशियल एंड कैन बी पुट टू एनी यूज़ विथ ह्यूमन टेक्नोलॉजी एफर्ट्स, ठीक है. तो जो नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है, उसके बहुत अलग अलग तरह के उससे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं. और दीज आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ अ नेशन और अ कंट्री. तो जो भी हम चीज़ बनाते हैं जो नेचर से हमें मिलती है, और हम उसको डेवलप करके एक नई चीज़ बनाते हैं हमारी नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एक उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है ना. बट टुडे इन दिस वर्ल्ड ऑफ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बींग्स वांट टू मेक देयर लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड लग्जीरियस. लेकिन इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतनी सारी चीज़ों के डेवलपमेंट के बाद भी कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग क्या है? सेटिस्फाई नहीं है. तो वो अपनी लाइफ को और ज़्यादा कंफर्टेबल और क्या लग्जीरियस बनाना चाहता है, ठीक है ना. रिसोर्सेज के बारे में एक चीज़ और मैं बोल दूं कि जो भी, जैसे कोई भी सब्सटेंस है, मटेरियल या लिविंग थिंग है या सर्विस है, और उसकी कोई यूजेबिलिटी है, यूटिलिटी है, तो वो भी क्या होता है? रिसोर्स होता है. मतलब किसी भी चीज़ की उपयोगिता, है ना, और वो किस तरह से उसको यूज़ किया जाना है, उसका क्या महत्व है, तो वही चीज़ उस पर्टिकुलर थिंग को या सब्सटेंस को, है ना, क्या बनाती है? रिसोर्स बनाती है, ठीक है. तो जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, और यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू. अ सब्सटेंस यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू. तो कोई सी चीज़ को आप किस तरह से यूज़ कर रहे हो, है ना, वही क्या बनाता है? उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करता है, ठीक है. अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज आपको सब दिख रहा होगा, है ना. देखिए एक तरफ क्या है? वाटर है, फिर सन आप मान लीजिए, माउंटेन्स मान लीजिए, एक तरफ डेजर्ट है, ठीक है, एलिफेंट्स, फिर ये रिवर है या पॉन्ड, फिर एनिमल्स है. तो मतलब यहाँ अलग अलग तरह के नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है. अब 4 टाइप्स ऑफ वैल्यू अटैच टू रिसोर्सेज. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, एनिमल लाइफ एंड वाटर बॉडीज फॉर फ्यूचर जनरेशन.
करना, इसकी कुछ एथिकल वैल्यूज़ है। एथिकल वैल्यूज़ मतलब कहीं ना कहीं इसका इम्पोर्टेंस है, मतलब इकोनॉमिकली तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें फॉरेस्ट की, वाटर की, ठीक है, फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए एक इसकी एक एथिकल वैल्यू है। सैनिक ब्यूटी ऑफ सी शोर्स, लेक्स, माउंटेन्स, नेशनल पार्क एक्सेट्रा हैज़ एस्थेटिक वैल्यू। कभी कभी क्या होता है, आप किसी चीज़ को देख के खुश होते हो, ठीक है, मतलब कोई सी सीनरी आप देख लेते हो, कोई सा पार्क या माउंटेन, मतलब वो आपको इतना ब्यूटीफुल लगता है, तो उसकी एक एस्थेटिक वैल्यू, मतलब वो चीज़ आपको सुंदर लगी, तो मतलब कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए आपके मन में एक वैल्यू है ना। तो जो भी ब्यूटीफुल चीज़ होती है और उसकी एक एस्थेटिक वैल्यू होती है। रिसोर्सेज बीइंग यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन हैव इकोनॉमिक वैल्यू। और ऐसे रिसोर्सेज जिनको यूज़ करके हम कोई सी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है। फैक्ट्रीज पे आपने देखा होगा, कॉटन होता है, कॉटन से हम क्या बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, शर्ट बनाते हैं, टेक्सटाइल बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू, क्योंकि उसे बेचना है, मार्केट में वो चीज़ आएगी। कॉटन नहीं होगा तो थ्रेड नहीं होगा, धागा नहीं होगा, धागा नहीं होगा तो क्लॉथ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्यों बनती है, ताकि मार्केट में बिक सके, इसलिए उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू है। वेरियस एक्ट्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू क्लीन एयर, वाटर एंड पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हैव लीगल वैल्यू। वेरियस एक्ट्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू क्लीन एयर, वाटर एंड पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट एंड लीगल वैल्यू। जैसे हम बार बार हमें कहा जाता है ना, हमारे जो रिस्पेक्टेड चेतन सर वो भी क्या बोलते हैं कि हमें इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें हमारे जो इन्वायरमेंट उसको पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। वो क्यों बोलते, ताकि उसकी ऑर्गेनिज्म में उनके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होगा तो हम आने वाली जनरेशन को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों की क्या एक लीगल वैल्यू होती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो नेचर ने हमें दिए। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब हम खुद भी एक तरह से रिसोर्स है, ह्यूमन बींग आर इट सेल्फ वर्क और एक्ट एज अ रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनको ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन देखिए, थिंग्स विच वर टेकन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट मच चेंज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऐसी चीज़ें जो नेचर से ली गई है और उसको ज़्यादा बिना कुछ मॉडिफाई किए हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। जैसे एयर, वाटर, मिनरल, रॉक्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे हम एयर ब्रीथ करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम उसको ज़्यादा मॉडिफाई थोड़ी करते हैं एयर को, जैसे हमें नेचर से मिल रही है हम उसे उसी तरह से इनहेल करते हैं। पानी है ना, जो रिवर वाटर होता है, वेल्स का वाटर होता है, तो दीज आर द ग्लेशियर्स का जो वाटर होता है, दीज आर द फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर। तो हम इसे बिना फिल्टर किए हुए पीते हैं। नदी का जो बहता हुआ पानी होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, प्योर होता है। ग्लेशियर्स का पानी सबसे प्योर या फ्रेश वाटर होता है। हाँ, अगर हम ओशन वाटर, सी वाटर को अगर प्यूरीफाई करके पिएंगे तब वो हमारे लिए यूज़फुल होगा, है ना, मतलब वहाँ हमें उसे मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। मिनरल्स को हम अगर हम मिनरल्स को डायरेक्ट ज़्यादा कुछ मॉडिफाई के यूज़ करते वो नेचुरल रिसोर्सेज हो जाते हैं, लेकिन डग करते हैं तो हम ऐसा थोड़ी कि जैसे उसको ज़मीन में से निकालो वैसे ही पहन लिया, उस समय मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। रॉक्स, चट्टाने, आपने देखा होगा पहले जो किले बने हैं उसको विदाउट एनी ज़्यादा मतलब मॉडिफाई किए बिना उससे जो फोर्ट है या टेम्पल से बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए ये भी नेचुरल रिसोर्स है, एक आपको दिख रहा होगा यहाँ फॉरेस्ट है, वाटर है ना, रॉक्स है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक, एबायोटिक आपने सुना होगा, बायोटिक मतलब ऑल द लिविंग थिंग्स और एबायोटिक मतलब ऑल द नॉन लिविंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो बायोटिक रिसोर्सेज, ऑल द लिविंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द बायोटिक रिसोर्सेज। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है
वो किसके अंडर आते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्गेनिक और लिविंग रिसोर्सेज। हम बायोटिक रिसोर्सेज को ऑर्गेनिक या लिविंग रिसोर्सेज भी कहते हैं। ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। तो जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं, है ना, ये एग्जाम्पल है बायोटिक रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। मतलब प्लांट और एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड होते हैं, प्लांट अर्थ पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, और ह्यूमन बींग इन दोनों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट और एनिमल क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग थिंग, दीज आर ऑल्सो नोन एज द इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग रिसोर्सेज, ठीक है। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। अब ये नॉन लिविंग हो, बट इसकी भी सबसे ज़्यादा नीड किसे होती है? एनिमल्स को, प्लांट्स को, और मोस्टली ह्यूमन बींग्स को, ठीक है ना। तो सॉइल नहीं होगी तो प्लांट ग्रो नहीं कर सकेगा, ठीक है। प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो जितने भी हमारे क्या बोल सकते हैं हम, जो एनिमल्स है जो प्लांट पे डिपेंड होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और लेकिन जो ये तीनों चीज़ें सॉइल, मिनरल्स और रॉक्स, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि ह्यूमन बींग को इन तीनों की ही नीड टाइम टू टाइम पड़ती है, ठीक है। अब ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है ना, एक तरफ बायोटिक एक तरफ एबायोटिक। तो प्लांट है ना, एनिमल्स, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, ठीक है, वाटर, सॉइल, लाइट, मिनरल, एयर। तो जो राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स, दीज आर द एबायोटिक रिसोर्सेज, और जो लेफ्ट साइड पे आपको लिविंग थिंग्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द बायोटिक रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। टू टाइप बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यूबिक्वियस और लोकलाइज्ड। तो यूबिक्वियस क्या होता है? रिसोर्सेज मतलब दीज रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ लाइक एयर, सॉइल, लैंड एक्सेट्रा। तो ऐसे रिसोर्सेज जो अर्थ पे ऑलमोस्ट सब जगह पाए जाते हैं वो यूबिक्वियस रिसोर्सेज होते हैं, जैसे एयर हो गया, सॉइल हो गई, लैंड, ठीक है। अब लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, अच्छा, इसमें एयर, सॉइल, लैंड में आप एग्जांपल दूसरे भी हो सकते हैं, वो आपको सोचना है। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टन प्लेसेस आर नोन एज लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, जैसे कॉपर, आयरन, ओर एंड वाटर। तो यूबिक्वियस रिसोर्सेज मतलब जो अर्थ पे ऑलमोस्ट सब जगह पाए सभी जगह होता है, ठीक है ना। तो एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है, ये यूबिक्वियस रिसोर्सेज हो गया। सॉइल भी या मिल जाएगी, बट ओशन के अंदर भी सॉइल होती है ना, इसलिए हम सॉइल उसे कंसिडर कर सकते हैं। और कहीं कहीं पे बहुत सारे ऐसे जो आइलैंड है जो ओशन के अंदर है, तो हम ये मान सकते हैं कि जो लैंड जो है जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं वो यूबिक्वियस रिसोर्सेज की कैटेगरी में आता है। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज मतलब ऐसे मिनरल्स या ऐसे रिसोर्सेज जो एक सर्टन प्लेसेस पे ही आपको मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका में गोल्ड की माइंस है, तो ऐसा नहीं है कि जितना गोल्ड साउथ अफ्रीका में निकलता है वो सभी जगह निकलेगा, है ना। मिनरल्स का जो सबसे बेस्ट सोर्स होता है, ठीक है ना, तो वो एक प्लेटू होता है। प्लेटू मतलब पठार, उसके आने वाले उसमें आप पढ़ेंगे। जैसे चाइना में ऑलमोस्ट सभी मिनरल्स मिल जाते हैं क्योंकि वो एक प्लेटू पे बसा हुआ है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूबिक्वियस रिसोर्सेज और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। यहाँ पर देखिए, द रिसोर्सेज दैट कैन बी फाउंड एवरीवेयर, फॉर एग्जांपल एयर, लाइट, वाटर, है ना। तो ऐसे रिसोर्सेज जो सभी जगह पाए जाते हैं वो यूबिक्वियस रिसोर्सेज होते हैं। और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, लोकलाइज्ड आर दोज दैट कैन बी फाउंड ओनली इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, ऐसों को हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, कॉपर, आयरन, है ना। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट मतलब जहाँ पर कोल की मदद से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अगर आपको कभी खलघाट जाना हो, है ना, जो ये कसरावत से थोड़ा आगे है, तो वहाँ पर एक थर्मल पावर प्लांट है, आप उसे देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, ठीक है ना। ऐसे रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म ना हो उन्हें हम रिन्यूएबल बोलते हैं, और ऐसे रिसोर्सेज जो एक
inexhaustible resources. The resources that can be renewed or replenished quickly are called the renewable resources. तो ऐसे resources जिनको बहुत जल्दी से renewed या replenished मतलब जल्दी से बना लिया जाता है फिर से, ठीक है, उसे renewable resources बोलते हैं. जैसे these resources are unlimited, मतलब ये जो resources unlimited है, इसकी ख़त्म होने की कोई लिमिट नहीं है. सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल और इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. ठीक है. अब नॉन रिन्यूएबल और इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज विच टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू गेट रिप्लेनिश्ड आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जिनको फिर से बनने में सालों लग सकते हैं या फिर एक बार ख़त्म हो गए तो फिर से उन्हें रिप्लेनिश्ड या रिन्यू नहीं किया जा सकता, ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं. ठीक है ना. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. मतलब कोल हमारे पास लिमिटेड है, एक बार अगर वो ख़त्म हो गया तो फिर जब नेचुरली अर्थ पे कोई डिज़ास्टर होगा या आग लगेगी फॉरेस्ट में तब वो फिर से बनेंगे. ठीक है ना. पेट्रोल का भी ऐसा ही है. ठीक है. तो एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, फिर उन्हें बनने में काफ़ी साल लग सकते हैं. ठीक है ना. तो इस तरह के रिसोर्सेज क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल. रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज देखिए यहाँ पर आपको दिया होगा. रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के देखिए है ना, फॉस्फेट, फिर ऑयल, लाइमस्टोन. तो मतलब इनकी एक लिमिट है, एक बार ये ख़त्म हो गए तो फिर इन्हें बनने में फिर से काफ़ी साल लग सकते हैं. मतलब इट कैन टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स. दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज और एक्चुअल रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब देयर आर सर्टन रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूज्ड प्रेजेंटली nor much is known about them as yet. Moreover, the technology required to exploit and utilize them may also not be available. These resources are called potential resources. तो ऐसे resources जो अभी प्रेजेंट में यूज़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और हम उनके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं है, और इस तरह की कोई अभी टेक्नोलॉजी नहीं बनी जिसको यूज़ करके हम उस रिसोर्स को यूज़ कर सके. ठीक है ना. तो इस तरह के रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज. तो पोटेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनका एग्जांपल क्या हो सकता है? पोटेंशियल रिसोर्सेज का क्या हो सकता है एग्जांपल? पोटेंशियल रिसोर्सेज का एग्जांपल क्या हो सकता है? पोटेंशियल रिसोर्सेज का एग्जांपल हो सकता है यूरेनियम, जैसे है ना, जो लद्दाख में, जिसका एक तरह से क्या बोल सकते हो, माइन है लद्दाख में. ठीक है ना. तो उसका यूज़ हमें अभी उतना नहीं पता है, ना ही हमारी अभी टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा डेवलप्ड है. ठीक है. लेकिन फ्यूचर में उसमें मतलब फ्यूचर में हम उसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. जैसे हाई स्पीड विंड वर पोटेंशियल रिसोर्सेज 200 years ago, but now they are an actual resource and used in wind farms to generate electricity. अब जैसे विंड मिल है ना, आपने देखा होगा ना, जो विंड मिल होती है जिससे हवा की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. तो अभी क्या है, वो आपको लिमिटेड कंट्रीज़ में, लिमिटेड सिटीज़ में आपको दिखेगा. जैसे अगर एमपी में देखें तो अगर आप देवास गए होंगे तो देवास में विंड मिल का बहुत बड़ा एक क्या बोल सकते हैं हम, प्लांट बोल सकते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट. Actual resources, the resources which are actually in use or already being utilized by humans are called actual resources. ठीक है ना. तो ऐसे रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी हमें पता है और वो प्रेजेंटली ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज़ की जा रही है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, वो रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज. जैसे कोल, पेट्रोलियम. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल रिवर सतलज हैज़ बीन डैम्ड, पावर प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेटअप ऑन इट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग जनरेटेड. दिस हैज़ बिकम अ डेवलप्ड रिसोर्सेज. तो जो अगर आपने सतलज रिवर, या जैसे मैंने आपको बताया था कि महेश्वर में भी हाइड्रो पावर प्लांट है, तो पानी में डैम बना के हम उसको रोक के उसके प्रेशर को यूज़ करके हम जब पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसे हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं.
तो वो एक्चुअल रिसोर्सेज है, मतलब जहाँ भी पानी का सोर्स है हम पानी की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली द एड्स ऑफ प्रोडक्शन विच हैव बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस टू यूटिलाइज फिजिकल मटेरियल्स ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब बेसिकली वो रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमन बींग्स ने नेचर से लेके नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बनाया है। और उसके लिए उन्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है? टेक्नोलॉजी मतलब है ना नए नए टेक्नोलॉजी, कैपिटल मतलब मनी। ठीक है, तो उसका एग्जांपल क्या हो सकता है? बिल्डिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो ये उसके एग्जांपल हो सकते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के। ठीक है, फिर है ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल हु आर और वही ह्यूमन रिसोर्सेज है। वॉट सॉर्ट्स ऑफ पीपल आर यूजफुल टू अदर्स, है ना? द पीपल हु आर हेल्दी, एजुकेटेड, स्किल्ड एंड हैव राइट मॉरल वैल्यूज आर यूजफुल टू द सोसाइटी। ठीक है, इसका मतलब है कि जो इंसान सोसाइटी के लिए पॉजिटिविटी रखता हो, जिस इंसान के अंदर पॉजिटिविटी हो, वही क्या है? एक तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज है एक्चुअल में। ठीक है, तो लोग हमेशा ह्यूमन रिसोर्सेज उसी को कंसिडर करेंगे जो हेल्दी हो, मतलब ऐसा इंसान जो स्वस्थ हो, एजुकेटेड, पढ़ा लिखा हो, स्किल्ड, उसमें किसी न किसी तरह का कौशल हो। ठीक है, और उसकी एक राइट मॉरल वैल्यूज़ हो, मतलब उसके एक कुछ अच्छे नैतिक मूल्य हो। ठीक है ना, तो ऐसा इंसान ही समाज के लिए ह्यूमन रिसोर्स का काम करता है। इनफैक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छा होगा तो हमारी सोसाइटी में भी पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कुछ रिसोर्सेस हैं, है ना, एक्चुअल और पोटेंशियल। यहाँ पर भी कुछ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं। यहाँ पर बल्ब है, फिर मनी है, बाइक है, कंप्यूटर है, क्रूज़ है, डाइनिंग टेबल है ना, एरोप्लेन है, बिल्डिंग है, व्हीकल है, रोड है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेन है। तो दीज आर ऑल क्या है? ये सब क्या है? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सॉरी। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब इनको बचा के किसे रखा जाए? नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन अनलिमिटेड सप्लाई एंड देर इज नो लिमिट टू द ह्यूमन नीड्स वी आर एक्सप्लॉइटिंग अ पर्टिकुलर रिसोर्सेज। तो ऐसा है कि नेचर ने तो हमें जितना चाहिए उतना दे रही है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स है ना उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि मेरे पास आज 10 रुपये, तो इंसान क्या डिमांड करता है कि मेरे पास 100 रुपये हो जाए। जब उसके पास 100 रुपये आ जाते हैं तो वो क्या डिमांड करता है कि मेरे पास 1000 रुपये आ जाए। जब उसके पास 1000 रुपये आ जाते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो क्या डिमांड करता है कि मुझे 10,000 रुपये मिल जाए। तो क्या है कि नेचर ने तो हमें सोर्सेज दिए हैं, है ना, सप्लाई करने के लिए, कि वो अनलिमिटेड भी हो सकते हैं, लेकिन वो अनलिमिटेड भी ह्यूमन नीड्स के आगे क्या हो जाते हैं? उनकी कोई लिमिट्स नहीं होती है। वी आर एक्सप्लॉइटिंग अ पर्टिकुलर रिसोर्सेज, इट बिकम्स आवर ड्यूटी टू कंजर्व दैट रिसोर्सेज। तो हम उन रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। ठीक है ना, एक बाल्टी पानी में भी नहाया जा सकता है, लेकिन लोग क्या करते हैं? 2 से 3 4 बाल्टी पानी में नहाते हैं। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? उस नेचुरल रिसोर्स को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। These applies more for non-renewable resources. ठीक है, thus using resources carefully so as to giving them gap to get renewed is called conservation of resources. तो क्या है कि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को रिन्यू होने के लिए कुछ टाइम दें, ठीक है, ताकि वो अपने आप को फिर से क्या कर सके? रिन्यू कर सके, फिर से वो नेचुरल रिसोर्सेज को बनाने में हेल्प करे, है ना, तो अब वो क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जैसा होता है ना कि आपने कहीं पे ट्यूबवेल किया, मतलब कुआं खुदवाया है या बोरिंग करी है, आपने उसका पूरा पानी क्या कर दिया? यूज़ करके ख़त्म कर दिया। अब आप बैठ गए कि अब पानी तो है नहीं, लेकिन जब ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब वही हम क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा जब पेड़ लगाएंगे तो क्या करेंगे? जो ट्रीज़ है उनकी रूट्स से वो जो वाटर है, रेन वाटर, वो अंडरग्राउंड होकर नीचे चला जाएगा। मतलब हम टाइम दे रहे हैं ना हमारे ट्यूबवेल या बोरिंग को रिन्यू होने के
रिसोर्सेज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कंजर्व हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। यहाँ पर देखिए कुछ और रिसोर्सेज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक और है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी मीन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ वे दे सर्व अस बेटर एंड लॉन्गर देन दे वुड अदरवाइज। Sustainable development not only aims at meeting the present requirements but also take care of the future generation। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो सकता है कि उसका एम ये होता है कि वो हमारी प्रेजेंट की ज़रूरत को पूरा ना करे, बट हमें उसे इस तरह से, या उसका एम ये होता है कि वो फ्यूचर के लिए भी बचा के रखा जाए। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ शुड बी इम्प्रूव्ड, है ना। रिस्पेक्ट एंड केयर शुड बी गिवन टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ शुड बी कंजर्व्ड। ठीक है ना। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका एम क्या होता है कि जो भी हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं प्रेजेंट में, हम उन्हें इस तरह से या इस तरह से कंजर्व करके यूज़ करें ताकि वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उसे बचा के रख सकें। मतलब अगर हमने आज ही चीज़ों को यूज़ कर लिया, रिसोर्सेज को हमने आज ही यूज़ कर लिया, तो फ्यूचर के आने वाली जो जनरेशन है उसे हम क्या देंगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमारी जो ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है ना, उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ना। मैं तो बोलूँगा सबसे पहले कि हमें अपने आप को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है ना। हम ज़्यादा डिमांडिंग ना बने। हमें जितने भी लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन बींग्स को छोड़ के, मतलब प्लांट हो या एनिमल हो, हमें उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी केयर करना चाहिए। और जो अर्थ में इतनी जो डाइवर्सिटी है, मतलब अर्थ में अलग अलग मेजर लैंड फॉर्म्स है ना, माउंटेन, प्लेन है, वैलीज है, अलग अलग। ठीक है, अब ये इवोल्यूशन मतलब ये कुछ क्वेश्चन है, इन्हें आप जो भी चैप्टर में समझा है, तो ये चारों के आंसर आप खुद ही अपने मन में या माइंड में से ढूंढिएगा। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड व्हाट डू यू नो अबाउट ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।